हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपीपी का जो पिछला पेपर है। लगातार हम उसकी सीरीज चला रहे हैं और ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट है ये होगा आज का हमारा पार्ट नंबर 15वां, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 14 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको क्लिक करते ही सारे पेपर आपके सामने आ जाएंगे। पार्ट वाइज आप देख सकते हैं 1 से 15 तक के। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो की। लेकिन इससे फ्रेंड्स मैं इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर कोई भी हो, किसी भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करने की आवश्यकता है और लेवल उसका क्या होने वाला है, एक आइडिया लग जाता है। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, अगर ये कभी रिपीट होते हैं तो आप उसको गलत करके कभी नहीं आएंगे, सॉल्व जरूर करके आएंगे आप। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो से जुड़ जाएं हमारे चैनल से, जैसे कि हजारों लोग इसको देख भी रहे हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है आज का, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान किसको मिला है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था किसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। यानी कि सबसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा, ये बताना है। तो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 2023 का जो साहित्यिक यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया है 2023 का। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 432 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है उत्तर रामचरितम नामक नाटक के रचनाकार कौन है? यानी कि जो उत्तर रामचरितम नाटक है उसको किसने लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये लिखा है भवभूति ने। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ये सारे सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है प्रतिज्ञा का विलोम शब्द क्या है? देखो, कई बार क्या होता है कि उसका शब्द पूछा जाता है और विलोम पूछा जाता है, ये आपको फिक्स रखना है। तो कई कई ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं और वो आ जाते हैं। अब देखो, जैसे प्रतिज्ञा है, इसके कई सारे ऐसे ऐसे कठिन शब्द दिए हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़ता। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो प्रतिज्ञा का राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट, किंग कर्तव्य विमूढ़ता। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 434 नंबर है। इसमें कह रहा है बांगरू मुख्यतः कहाँ की बोली है? तो देखो, बोली और भाषाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपको नोट कर लेना है और एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना है। तो बांगरू कहाँ की मुख्यतम बोली है? ये है हरियाणा की। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर क्या किया है क्वेश्चन को, ये हालांकि यूपी है तो यूपी का पूछा जाना चाहिए, लेकिन कहाँ का पूछ लिया, हरियाणा का। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि बाहर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 436 नंबर, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इसमें कह रहा है किस वर्ष से ज्ञानपीठ सम्मान कृति विशेष को न देकर साहित्य के समग्र को दिया जाने लगा है, समग्र लेखन को दिया जाने लगा है? देखो, पहले क्या होता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता था एक विशेष प्रकार के लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि साहित्यकार के जितने भी पार्ट्स आते हैं उसमें सारे साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 1984 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 437 नंबर है। देखो, कई बार ये जरूर पूछ लिया जाता है वर्ड और व्यंजन से। जैसे कह रहा है ज और इया द्वारा निर्मित व्यंजन वर्ड है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्ञा। तो ज्ञा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि छतरी वाला जो छा होता है वो किन किन दो निर्मित व्यंजन से वर्ड से बनता है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो छा होता है छतरी वाला किन दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब कह रहा है कि अमरूद किस भाषा का शब्द है? देखो, कई बार ऐसे वर्ड भी आते हैं किस भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा है, तो इसे भी बता देना होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अमरूद है वो फारसी भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 439 पे आते हैं, और इसमें कहा जा रहा है जो रूढ़ शब्द नहीं है उसे छाड़िए। यानी जो रूढ़ शब्द नहीं है उसको हमें बताना है। तो ये हो जाएगा इसका राइट विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो, रूढ़ का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम क्या करते हैं, अलग करने पर कोई अर्थ ना दे। जैसे देखो,
अब कह रहा है रूढ़ शब्द नहीं है। अब जैसे देखो वी, तो विज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस ज्ञान कर सकते हैं, और बी का मतलब हो जाएगा विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी कि इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसको अलग अलग कर दें उसका अर्थ ही ना निकले। जैसे मान लो पेड़ है, अब पेड़ को देखो ऐसे लिख रहे हैं, तो पे का कोई मतलब नहीं होता, डे का कोई मतलब नहीं, अलग अलग मतलब होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो उनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं जिनका कोई अर्थ न निकले अलग अलग कर देने पर। आगे आते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है 440 नंबर। कह रहा है कि विलोम शब्द के असंगत युग्म पहचानिए, यानी कि विलोम शब्द दिया गया है, शब्द है उसका विलोम है, इसमें से कौन सा गलत तरीके से बताया गया है, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक। अब देखो आस्तिक का होना चाहिए था यहाँ पर, स्वास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक का होना चाहिए था नास्तिक। क्या होना चाहिए, नास्तिक, तो सही हो जाता। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अनुराग का विराग होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, अभ्यंतर का होता है ब्राह्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमें गलत बताना था तो गलत ये हो जाएगा, आस्तिक का स्वास्तिक देख रखा है इसलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है खर का पर्यायवाची शब्द बताना है। जो खर है उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 442 नंबर पे, और इस पे कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो कई बार क्या होता है कि उसमें ये पूछा जाता था पहले कि पर्यायवाची शब्द है, अब क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे समझ रहे होंगे ये है और एक इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, ये फ्रेंड्स नहीं है स्प्रसा, स्प्रहा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इंद्र का मतलब होता है अमरपति, शक्र शायद शुक्र होगा, और देवेश ये भी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन स्प्रहा जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगला 400 नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 443 नंबर। इसमें कह रहा है कहार का तत्सम रूप कौन सा है। देखो कौन कर लो इसको, तत्सम और तद्भव जरूर पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसके आ भी चुके हैं। तो कहार का तत्सम जो होता है फ्रेंड्स ये होता है स्कंद भार। ऑप्शन नंबर क्या होना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 444 नंबर, और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा एक उदाहरण है, यानी कि कौन सा जातिवाची संज्ञा का एक उदाहरण है। तो जानते हैं जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कुर्सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि ईमानदारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक में क्या होता है कि हम उन चीजों को देख नहीं सकते हैं लेकिन उनको महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, ईमानदारी, है ना, बेईमानी, तो इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक में आते हैं। ठीक है, तो कुर्सी इसका हो जाएगा जातिवाचक। परिवार तो आप जानते होंगे, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक होता है। और जो लकड़ी होता है, अब आपको बताना है लकड़ी कौन सा संज्ञा का प्रकार है, ये बताना है, और उम्मीद करते हैं आप जरूर इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला लिखा हुआ है 445 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 445 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम पहचान कर लिखिए। निश्चयवाचक बताना है कि निश्चयवाचक कौन सा। देखो एक आता है निश्चयवाचक, एक आता है अनिश्चयवाचक। पहले इसकी बात कर लेते हैं आंसर की, फिर इसमें आगे बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। अब देखो अनिश्चयवाचक क्या होता है, जैसे कोई, कुछ, क्या, कौन, मतलब फिक्स नहीं होता है। और यह कह देंगे तो कहेंगे हाँ यही यही। अब कहेंगे कौन, तो कौन का मतलब तो फिक्स नहीं कि कौन है कौन। अब जैसे कहते हैं कोई, तो कोई में भी फिक्स नहीं होता कि पता नहीं कौन कोई। तो ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक होते हैं, जैसे क्या, कुछ, कौन। ठीक है, ये अनिश्चय होता है, लेकिन यह, वे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक में आते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 446 नंबर है, और इसमें कह रहा है ईमानदार शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि जो ईमानदार है वो है क्या। तो देखो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, अगर ध्यान दिया होगा आपने तो आप कर ले जाएंगे इसको आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक विशेषण है। तो ईमानदार, जैसे कहते हैं वह बहुत ईमानदार है, तो वह कैसा है, ईमानदार। तो वह उसकी क्वालिटी क्या हो गई कि वो ईमानदार है, और ईमानदार ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। क्रिया का मतलब कि जो हम कोई काम कर रहे होते हैं, जाना, खेलना, हंसना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं होती। सर्वनाम का मतलब हो जाए वह, तुम, हम, ये मतलब किसी का नाम न लिया जाए लेकिन उनकी जगह पर यूज करे जाएं। और संज्ञा तो आप जानते हैं, संज्ञा में किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 447 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 447 नंबर पे अकर्मक अकर्मक क्रिया बताओ। देखो एक होता है कर्मक, एक होता है अकर्मक। ठीक है, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है
अकर्मक क्रिया बताओ। इसमें से अकर्मक क्रिया बताना है। तो एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। तो पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर गाना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया ये हो जाएगा गाना। क्योंकि अकर्मक का मतलब होता है कि जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म दिया। जैसे वह खाना खा रही है, तो वह खा रही है का मतलब क्या खा रही, खाना। तो खाना क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। ठीक है, तो वैसे ही अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, लेकिन सकर्मक में जिसमें कर्म हो। अगला क्वेश्चन 448 नंबर पे आते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक भाववाच्य का उदाहरण है, और जो भाववाच्य है वो कौन सा है। हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, पिछले पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता भी होगा, और आप में से सही कर भी लिया होगा। देखते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमने बताया था कि जब भाववाच्य की हो तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आसानी से कर लोगे। वहां पर आपको क्या करना है, भाववाच्य का मतलब जैसे खेला नहीं जाता, रहा नहीं जाता, पाया नहीं जाता, ठीक है, रहा नहीं गया, तो ऐसे वर्ड कहीं आ जाए तो समझ जाओ कि भाववाच्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये आ गया। तो ऑप्शन बी भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि हमें पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। तो एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। तो जब कभी आपको ऐसे समझ ना आए कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि आप उससे जो भी शब्द दिए गए, जैसे प्राण, तो इससे संबंधित एक आप एग्जाम्पल बना लो, एक उदाहरण बना लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पुल्लिंग का मतलब हो जाएगा कि पुरुष लिंग बोला जा रहा है, जैसे उसके प्राण निकल गए हैं, ऐसे करके बोलते हैं, तो प्राण क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग में जैसे देखो आत्मा, जैसे उसकी आत्मा निकल चुकी है, तो मतलब आत्मा स्त्रीलिंग हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला है लाश, लाश पड़ा है नहीं बोलते, लाश पड़ी है, तो मतलब ये भी इसका गलत हो जाएगा। अगला मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु हो गया है नहीं बोलते, हो गई है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए प्राण। तो आप ऐसे ही किया करिए, जब भी समझ में ना आए तो आप उससे रिलेटेड एक उदाहरण बना लो इन शब्द का इस्तेमाल करके, तो आप आसानी से जान जाएंगे क्या है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 450 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है इनमें से कौन भविष्यत काल का एक भेद नहीं है। भविष्यत काल की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है ये पूछा हुआ है। ध्यान देना है, क्योंकि नहीं शब्द दिया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और सही करके चले जाते हैं। तो इसमें पूछा नहीं है कौन सा, भविष्य काल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आसन्न भविष्यति। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला ही, आसन्न भविष्यत। ठीक है, और समान भविष्यत, संभाव भविष्यत, हेतु हेतु मत जो है, ये सारे के सारे भविष्य काल के ही वो होते हैं, पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लड़का छत से कूदा, कूद पड़ा में कौन सा कारक है। अब देखो छत से कूदा, तो यहाँ पर जो कारक है वो हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर कह रहा है कि छत से कूदा, तो छत से के ऊपर से, पर में, ये कभी वर्ड आते हैं तो समझो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, अब 452 नंबर है, और इसमें कह रहा है 452 नंबर पे, आहा फूल कितना, इसको फूल कर लो आप, फूल कितना सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त आहा शब्द है। यानी कि जो आहा शब्द लगाया गया है इस सेंटेंस के पहले, तो ये है क्या। तो फ्रेंड्स ये जो है ये हो जाएगा अव्यय। ऑप्शन नंबर इसका डी। अव्यय में क्या आता है कि ये सारे वर्ड्स जो हम अपने भाव प्रकट करने के लिए लगाते हैं, ओ आहा ऐसे, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, अव्यय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द वर का एक अर्थ गलत है। यानी कि जो वर है उसके कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसका एक अर्थ है जो कि नहीं होता है इन ऑप्शन में से, वो बताना है कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स देखो, अभिशाप, तो वर का मतलब अभिशाप नहीं होता है, तो यहाँ वर का मतलब वरदान होता है, अभिशाप नहीं होता है। तो दूल्हा होता है वर का मतलब, एक वर मतलब होता है श्रेष्ठ, और एक वर का मतलब होता है वरदान, लेकिन अभिशाप जो है वो नहीं होता है। अब देखो, अगर आप यहाँ से दिमाग लगा पाते इस क्वेश्चन, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। देखो, अभिशाप भी दिया है, वरदान भी दिया है, ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समझ ही गए होंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा अभिशाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में आते हैं 454 नंबर पे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इंसान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कुल मिला के ऐसा इंसान जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये वाला मुमुक्षु राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 455 नंबर है और इसमें क्या रहा है सेंटेंस में शुद्ध वाक्य का चयन करो, यानी कि कौन सा शब्द है जो सेंटेंस है वो शुद्ध तरीके से लिखा गया है उसका चयन करना है और बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पति पत्नी जा रहे हैं। शुद्ध बताना है तो पति पत्नी जा रहे हैं, सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, यह एक गहरी समस्या है इसमें बता रहा है। तो यहाँ पर देखो यह एक गहरी समस्या, गहरी नहीं हो सकता, गंभीर समस्या हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह विद्यालय गया, यानी कि यद्यपि वह बीमार था फिर भी होना चाहिए, परंतु नहीं होना चाहिए, फिर भी वह विद्यालय गया, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। अगला पति पत्नी जा रहे थे, ये तो सही है, कोई बात ही नहीं। ऐसा कह रहा है चौथे में ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो देखो इसमें कह रहा है, अब इसका क्या हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन बताना है आपके हिसाब से इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए था, या सही करके इसको हम क्या लिखेंगे डी वाले को। ठीक है, इसका आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 456 नंबर, उसमें कह रहा है 456 नंबर पे इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि कौन है जो शब्द सही तरीके से लिखा गया है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चहार दीवारी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट वाला चहार दीवारी जो है वो सही तरीके से लिखा गया है। जबकि ज्येष्ठ नहीं होता है, ये होता है ज्येष्ठ, ऐसे होता है, ज्येष्ठ हो सकता है। चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारे हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन में ये पूछा जाना चाहिए था कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध में तो हमारे हिसाब से बी और सी ये भी सही होना चाहिए था, ये गलत है ना। तो आपके हिसाब से क्या है इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपनी राय क्या देते हैं इस क्वेश्चन पर, मतलब इसमें से क्या लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, शुद्ध वर्तनी वाला या अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है 457 नंबर और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग बताना है, अत्युक्त लिखा हुआ है, तो देखो जब कभी अत्युक्त आता है तो ऐसे करके उसमें क्या होता है, जब आधा इधर बन जाता है तो वहां पर अति होता है, क्या होता है अति। जैसे अत्यधिक कहीं पर आ जाए तो उसको अति प्लस अधिक लिखते हैं, अति प्लस लिखते हैं क्या अधिक, तो अत्यधिक को हम ऐसे अलग अलग करेंगे। वैसे उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो मान लो अधिक के ऊपर पहले अति लगाया, वैसे जहां पर लिखा अति तो अति लगाया होगा अति उपयुक्त, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, ए वाला राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 458 पे और यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यय के मूलतः कितने भेद हैं। कुल मिलाकर कह रहा है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो इसके जो भेद होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं 2, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 459 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है सेंटेंस में लोक प्लस इशरा से निर्मित शब्द एवं संधि का नाम क्या है। कुल मिलाकर कह रहा है कि अगर हम इसको एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा और जो बनेगा वो संधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकैसड़ा, यानी कि जब जोड़ेंगे इसको लोक प्लस ऐसड़ा तो लोकैसड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा लोकैसड़ा, लेकिन साथ साथ संधि का नाम भी दिया है, तो संधि कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रिक भी बता रखी है कई सारे वर्ड्स की, अगर हो सकेगा तो लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको, वहां से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 460 नंबर की। इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। इसमें कह रहा है कि ई प्लस बड़ी ई के साथ असमान स्वर आने पर ई बड़ी ई का यह किस संधि में हो जाता है। अब देखो यहाँ पर पूरा कुल मिलाकर ये परिभाषा ही लगभग पूछ लिया है। तो कह रहा है ई और ई के साथ जब कभी आता है, छोटी बड़ी के साथ आता है तो असमान स्वर है, अलग अलग स्वर आते हैं, तो ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है या आधा या हो जाता है, तो कौन सी संधि में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यड़ संधि में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, इस वजह से रोकना पड़ता है, तो ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और आप काफी कुछ सीख भी सकें। तो अगर कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और जैसे हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे आपकी भी तैयारी सुचारू रूप से चलने लगे और जरूर सफलता आप हासिल करें।
तो फ्रेंड्स अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पर। और अगर लिंक नहीं भी है मान लीजिए, या फिर और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे, जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कई सारे अलग अलग कैटेगराइज हमने प्लेलिस्ट कर दिया है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, जहाँ नीचे की तरफ मैथ की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अलग अलग हमने डाल रखा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो ये सारे पार्ट जो हमने अब तक करवाए हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आसानी से उनको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।